हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के पेपर सेकंड में चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने चैप्टर थर्ड का एक टॉपिक डिस्कस किया था। वो था परीक्षण रचना के स्टेप्स। इसी चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पद विश्लेषण या आइटम एनालिसिस। तो किसी भी परीक्षण की उपयोगिता जो है वो उसमें शामिल होने वाले पदों की विशेषताओं पर निर्भर करती है। परीक्षण का स्कोर, उसकी वैधता, उसकी विश्वसनीयता या पदों के आपसी सह संबंध के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है, परीक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए परीक्षण निर्माता को उसमें शामिल होने वाले समस्त पदों का अलग अलग अध्ययन करना होता है। इसी स्थिति को पद विश्लेषण विधि कहा जाता है। यानी पद विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसमें पदों की वैधता और उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पद विश्लेषण में परीक्षण में निहित होने वाले समस्त पदों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है और ये देखा जाता है कि समस्त पदों में से, पद मीन्स प्रश्न, तो समस्त पदों में से प्रत्येक व्यक्तिगत प्रश्न को या पद को किसी समूह के कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने हल करने का प्रयास किया। कहने का मतलब है कि इस विधि के अंतर्गत पद की उपयुक्तता का विश्लेषण किया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी परीक्षण का गुण या उपयोगिता उन पदों पर निर्भर है जिनसे उस परीक्षण की रचना होती है। तो इसलिए परीक्षण निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत प्रत्येक पद का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है, जिससे परीक्षण के अंतिम रूप की रचना के पदों का चयन परीक्षण के उद्देश्य, विषय वस्तु के अनुकूल हो सके। तो पद विश्लेषण के संबंध में फ्रीमैन का सुझाव है कि पदों के मूल्यांकन में दो पहलुओं पर मुख्य रूप से विचार करना चाहिए। पहला है प्रत्येक पद का कठिनाई स्तर तथा दूसरा है प्रत्येक पद की विभेद शक्ति या पद वैधता। गिलफर्ड ने बताया कि परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करने से पूर्व श्रेष्ठ पदों का चयन हेतु पद विश्लेषण विधि का प्रयोग अत्यंत ही उपयोगी है। गे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी पद विश्लेषण की परिभाषा दी। 1980 में उन्होंने बताया कि पद विश्लेषण मूल रूप से पदों की प्रभावशीलता की माप करने के ख्याल से प्रत्येक पद के प्रति की गई अनुक्रियाओं के पैटर्न का एक परीक्षण है। तो इस तरह से पद विश्लेषण जो है वो उसके अंतर्गत मूल्यांकन करने के लिए दो तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाता है, और वो तकनीकी पहलू हैं पद की कठिनता स्तर और पद का वैधता या विभेद मूल्य। अब उसके बाद पद विश्लेषण को समझने के बाद हम आगे इसमें पद विश्लेषण के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। तो पद विश्लेषण के उद्देश्य जो हैं वो निम्न है। फर्स्ट है, पद विश्लेषण का जो पहला उद्देश्य है वो है कठिनता स्तर का पता लगाना। यानी कठिनाई स्तर ज्ञात हो जाने से ये पता चलता है कि पद कठिन है या पद आसान है। इसी प्रकार से ये भी पता चलता है कि एक पद का कठिनाई स्तर बीचों बीच का है, और प्रत्येक पद के पद विश्लेषण से प्रत्येक पद के संबंध में ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि क्या परीक्षण में शामिल होने वाला प्रत्येक पद सरल है या कठिन है। दूसरा उद्देश्य, पद विश्लेषण का उद्देश्य जो है वो परीक्षण के प्रत्येक पद की विभेदन शक्ति को ज्ञात करना। विभेदन शक्ति मीन्स कि एक प्रश्न या पद
अच्छे या कमजोर छात्र में किस सीमा तक अंतर करता है या किस सीमा तक उनमें विभेदन करता है। तो विभेद शक्ति या विभेदन शक्ति का दूसरा नाम जो है वो पद वैधता भी है। पद वैधता को हम विभेदन शक्ति भी कहते हैं। पद वैधता की गणना से हमें पता चलता है कि एक प्रश्न किस सीमा तक अच्छे छात्र और कमज़ोर छात्र में विभेद कर रहा है। जो इसकी थर्ड जो उद्देश्य है वो है कि पद विश्लेषण जो है वो आसेधक विश्लेषण यानी डिस्ट्रैक्टर्स एनालिसिस भी है। डिस्ट्रैक्टर्स एनालिसिस का अर्थ है कि एक परीक्षण के प्रत्येक पद के प्रति जो रिस्पोंडेंट हैं, जो उत्तरदाता हैं, उनका संपूर्ण प्रतिरूप या स्वरूप क्या है, संपूर्ण प्रतिरूप का स्वरूप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक मल्टीपल चॉइस प्रश्न या पद के 4 विकल्प उत्तर हैं, मान लीजिए क ख ग घ या ABCD, तो इनमें से एक उत्तर मान लीजिए B सही है और शेष 3 गलत हैं, तो गलत उत्तर जो है डिस्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं या आसेधक कहलाते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न का 90 उत्तरदाताओं ने इस प्रकार से उत्तर दिया, 23 व्यक्तियों ने A पर यस बोला या A उत्तर दिया, 42 ने B दिया, 4 व्यक्तियों ने C दिया और 21 व्यक्तियों ने मान लीजिए D उत्तर दिया। तो इस प्रकार प्रत्येक पद के प्रति उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाएं जो हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सेज हैं, उनके प्रतिरूप की जांच की जाती है। इस प्रकार से इस प्रकार का जो विश्लेषण है उसके द्वारा जांच जो है वो डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस या आसेधक विश्लेषण कहलाती है। एंड फोर्थ जो इसका उद्देश्य है पद विश्लेषण का वो है कि कोई पद ठीक ढंग से कार्य क्यों नहीं कर रहा इसका पता लगाना या उसमें क्या त्रुटि है। कहने का मतलब है कि पद विश्लेषण जो है इसके द्वारा ये ज्ञात हो जाता है कि किस पद में मॉडिफिकेशन आवश्यक है या किस पद में मॉडिफिकेशन करना चाहिए या करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पद विश्लेषण के उद्देश्य हैं। अब हम पद विश्लेषण की 2 तकनीकी पहलुओं को डिटेल में समझेंगे। उसमें फर्स्ट है आइटम डिफ़िकल्टी या पद कठिनता। तो पद वैधता जब हम ज्ञात करेंगे तो उसके बाद जो है दूसरी जो इसका तकनीकी पहलू है वो है पद की कठिनता को ज्ञात करना। तो परीक्षण में जितने पद होंगे उतने ही स्वतंत्र रूप से कठिनाई स्तर होंगे। तो व्यक्तियों का वह अनुपात या प्रतिशत जो किसी पद का सही उत्तर दे वो पद कठिनता को व्यक्त करता है। तो जितने पद होंगे उतने ही कठिनाई स्तर होंगे और प्राय कठिनाई स्तर प्रकट करने के लिए किसी पद में फेल या पास होने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है और किसी समूह के समस्त व्यक्तियों द्वारा हल करने वाले अत्यंत सरल पद या हल न करने वाले अत्यंत कठिन पद को परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाता। यदि किसी पद को समूह के 50% व्यक्तियों द्वारा हल कर लिया जाता है तो वह पद उपयुक्त कठिनता स्तर का समझा जाता है। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षण में केवल ऐसे ही प्रश्न या पद होने चाहिए या शामिल हों जिन्हें 50% व्यक्तियों ने हल किया, बल्कि ऐसे पदों का भी चयन होना चाहिए जिन्हें समूह के श्रेष्ठ एवं निम्न व्यक्तियों ने भी हल किया हो। तो कहने का मतलब ये है कि कठिनता स्तर ये संकेत देता है कि परीक्षण में कौन सा पद पहले, मध्य, अंत या अन्य संबंधित स्थितियों में आएगा। तो प्रश्न ये भी है कि पदों का कठिनाई स्तर कैसे ज्ञात किया जाए और कठिनता स्तर ज्ञात करने की कोई निश्चित उपयुक्त विधि नहीं है, फिर भी पदों का कठिनता स्तर ज्ञात करने की 4 विधियों का उल्लेख हम करेंगे। और इस संबंध में ब्रैडफील्ड और मर्डॉक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया
कि विभेदकता की मात्रा को पद कठिनता की सूची के रूप में लिया जा सकता है। समूह के 90% व्यक्तियों द्वारा शुद्ध हल किए गए पद को अत्यधिक सरल पद, 10% द्वारा शुद्ध हल किए गए पद को अत्यधिक कठिन पद तथा 50% व्यक्तियों द्वारा हल किए गए पद को उपयुक्त कठिनता स्तर का पद समझा जाता है या प्रश्न समझा जाता है। तो पद कठिनता ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है 27% उच्च तथा 27% निम्न समूह के रिस्पॉन्सेज द्वारा या प्रत्युत्तर द्वारा। तो इस विधि द्वारा कठिनाई स्तर ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 27% निम्न समूह के व्यक्तियों को छांटा जाता है, फिर प्रत्येक पद के सही रिस्पॉन्सेज की गणना करके उच्च तथा निम्न समूह का अलग अलग योग कर लिया जाता है। तो जो सूत्र हम इसमें लगाते हैं, अलग अलग योग करते हैं और उस योग को हम एक सूत्र में रखते हैं। तो उसका जो सूत्र है वो है ID मीन्स आइटम डिफ़िकल्टी, पद कठिनता बराबर 100 माइनस U प्लस L डिवाइडेड बाय 2। U मीन्स अपर ग्रुप या श्रेष्ठ समूह और L मीन्स लोअर ग्रुप या निम्न समूह। उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि यदि किसी प्रश्न को या पद को उच्च समूह के 40% तथा निम्न समूह के 18% व्यक्तियों ने हल किया है तो हमारा कठिनता स्तर क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो होगा 71। तो इस तरह जो कठिनता स्तर है उसका मूल्य प्रसार जो होता है वो 0 से लेकर 100 तक होता है। यानी किसी भी पद को ना तो इतना सरल होना चाहिए कि समूह के समस्त व्यक्ति हल कर सकें और ना ही इतना कठिन होना चाहिए कि समूह का कोई भी व्यक्ति हल ना कर सके। और फिर भी 90% से अधिक तथा 19 से कम कठिनता मूल्य वाले पद अवैध समझे जाते हैं, कमज़ोर समझे जाते हैं। सेकंड विधि है कैली तथा हार्पर की फैसिलिटी इंडेक्स। तो कैली तथा हार्पर ने भी 27% उच्च और निम्न समूह के प्रत्युत्तर की विधि का प्रयोग किया। उनका कहना है कि यह 27% ही क्यों, यद्यपि यह एक तकनीकी तर्क है, फिर भी यह एक ऐसा प्रतिशत है जिसके विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उन्होंने भी एक सूत्र दिया, फैसिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू FI इज इक्वल टू RU प्लस RL अपॉन 2E इंटू 100। तो RU मीन्स राइट रिस्पॉन्सेज ऑफ U अपर ग्रुप एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ लोअर ग्रुप निम्न समूह, और 2E का मतलब है संभावित समूह, जो हमारा संभावित समूह है। तो उससे हमारा E मतलब है और मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 200 व्यक्तियों में से किसी उच्च समूह के 35 तथा निम्न समूह के 25 व्यक्तियों ने सही हल किया, तो जो फैसिलिटी इंडेक्स है वो है 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 54। 54 का मतलब है कि 27% उच्च तथा 27% निम्न, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 54 आएगा। तो इस तरह से 56% जो है इसका कठिनता स्तर होता है। और जो फैसिलिटी इंडेक्स है या कैली और हार्पर ने जो दी है उसमें श्रेष्ठ कठिनता जो है वो 35% से 85% के मध्य होती है। तो उसको हम श्रेष्ठ कठिनाई स्तर का प्रश्न हम समझते हैं और उसको हम अपने परीक्षण में शामिल कर सकते हैं। थर्ड जो विधि है वो है पद को हल करने के प्रतिशत द्वारा, यानी किसी भी परीक्षण पद को हल करने के प्रतिशत पर उनका कठिनाई स्तर ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी परीक्षण पद का चयन 50% कठिनाई स्तर के अनुकूल हो तो हम परीक्षार्थी को 2 समूह वर्गीकृत बिंदु से ऊपर तथा वर्गीकृत बिंदु से नीचे, उसमें हम 2 समूह में विभक्त कर सकते हैं और इस प्रकार से
पद किसी भी समूह के व्यक्तियों में विभेद नहीं कर सकते। इसलिए परीक्षण की अत्यधिक विभेदी क्षमता ज्ञात करने के लिए परीक्षण पदों को विभिन्न कठिनता स्तरों पर उसके पासिंग परसेंटेज यानी सफल प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए कठिनता के रूप में किसी भी परीक्षण पद का विभेद मूल्य या उसका कठिनता मूल्य वह मात्रा है जिसमें किसी मापी हुई विशेषता के परफॉर्मेंस में निष्पादन में व्यक्तियों के मध्य संतोषजनक रूप से विभेद कर सके। तो इस तरह से पद को हल करने के प्रतिशत द्वारा भी हम किसी भी प्रश्न या पद का कठिनाई स्तर ज्ञात कर सकते हैं और उसके आधार पर उन प्रश्नों को या उन पदों को हम अपने परीक्षण में शामिल कर सकते हैं। एंड जो लास्ट जो विधि है, जो मेथड है, वो है सामान्य वक्र के द्वारा। सामान्य वक्र, नॉर्मल कर्व। तो बच्चों सेकेंड ईयर में जब हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको नॉर्मल कर्व समझाया था। नॉर्मल कर्व जो है वो एक बेल शेप्ड आकार की आकृति होती है जिसके मध्य में मीन होता है, एम होता है, और जिसके राइट साइड में +1 to 3 SD होते हैं और लेफ्ट साइड में -3 SD होते हैं। तो परीक्षण पद के कठिनता स्तर को हम मानक सामान्य वक्र के मानक विचलन के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी परीक्षण पद का 84% परीक्षार्थी सही रूप से हल करते हैं तो नॉर्मल कर्व में उनका क्रम -1 SD। तो ये -1 SD हमें इस डायग्राम में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यानी कि -1 SD से लेकर +3 SD तक। तो मीन के इधर जो -SD है लेफ्ट से लेकर और पूरे राइट तक जो है वो 84% व्यक्ति जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस कर्व के द्वारा हम 84% व्यक्तियों को ये -1 SD जो है रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा डायग्राम -1 SD है तो हम ये कहते हैं कि 84% व्यक्ति जो हैं उन्होंने इस प्रश्न को सही रूप से हल किया है। तथा यदि किसी परीक्षण पद को 16% विद्यार्थी हल कर पाते हैं तो उनका क्रम जो ये सामान्य वक्र है इसमें +1 SD होगा, यानी कि मीन से लेकर और ये जो 1 SD है इतना जो है ये 16% व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें कि किसी अमुक पद का या किसी पद का कठिनाई स्तर -0.5 SD यानी मीन और 1 SD के बीच का बिंदु, या +0.5 SD यानी कि मीन के लेफ्ट साइड में माइनस और मीन के राइट साइड में +SD है, तो इससे हमारा मतलब है कि उस पद को क्रमशः 69% तथा 31% व्यक्तियों ने सही रूप से हल किया है। तो इस तरह से हम नॉर्मल कर्व के द्वारा भी हम कठिनता स्तर ज्ञात करते हैं और ये कठिनता स्तर जो है 69% और 31% होगा। तो इस एग्जाम्पल में भी मैंने आपको ये शो कर रखा है कि परीक्षार्थी और सामान्य वक्र में क्रम, अगर हम कहते हैं कि 84% परीक्षार्थियों ने सही हल किया है तो सामान्य वक्र में उनका क्रम है -1 SD, जो कि मीन से इधर लेफ्ट साइड में यहाँ से लेकर और पूरे +3 SD तक वो 84% व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है, और 16% से हमारा मतलब है कि +1 SD यानी मीन से लेकर और ये जो 1 SD है राइट साइड में ये जो है 16% व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कठिनता स्तर ज्ञात करने के लिए इसको विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मानक विचलन है उसको सामान्य वक्र की आधारभूत इकाई माना जाता है। तो मानक विचलन का ये जो साइन है जो हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो SD का साइन है इसको हम बोलते हैं मानक विचलन, जो कि हमने सेकेंड ईयर में हमने स्टडी किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सवाल हमने किया था और मीन से कितना विचलन है यानी औसत से कितना विचलन है, जो हमारे स्कोर्स हैं वो कितने औसत से कितने दूर हैं, उनमें कितना विचलन है। तो बच्चों सामान्य वक्र के द्वारा भी हम जो है कठिनता स्तर को ज्ञात कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा मेथड है वो है सूत्र के माध्यम से।
तो सूत्र के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं आई डी इज इक्वल टू NI/N2 इंटू 100। NI का मतलब आई डी मीन्स डिफ़िकल्टी, आइटम डिफ़िकल्टी, पद कठिनता, आइटम डिफ़िकल्टी पद कठिनता। NI इज इक्वल टू सही हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, और NT इज इक्वल टू, T मीन्स टोटल, परीक्षार्थियों की योग संख्या। यदि किसी समूह के 75 विद्यार्थियों में से 40 ने आइटम A, 65 ने आइटम B, 15 ने आइटम C हल किया, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और ABC का कठिनाई स्तर ज्ञात करके जो हम निकालेंगे तो वो क्रमशः 53%, 53.3%, 86.6% एंड 20% हमें ज्ञात होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पद का कठिनता मूल्य परीक्षण करने वाले व्यक्तियों का वह प्रतिशत है जो किसी प्रश्न का सही रूप से उत्तर देते हैं। कठिनता स्तर का ज्ञात करना परीक्षण के विभेद मूल्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षण के दो समान प्रारूप यदि हमें बनाने हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कठिनता स्तर दोनों के समान रखें। तो पदों का कठिनता स्तर परीक्षण के प्रारूप के अनुकूल होता है, क्योंकि जहाँ स्पीड टेस्ट होते हैं, कहने का मतलब जहाँ पर स्पीड को, गति को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हमें इतने समय में ये परीक्षण को पूरा करना है, तो उसमें पद एक जैसी ही कठिनाई के होते हैं। परंतु जहाँ पर पावर टेस्ट होते हैं, शक्ति जो परीक्षण होते हैं, वहाँ पर कठिनता स्तर जो है वो क्रमिक रूप में बढ़ता रहता है। तो इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी परीक्षण हैं जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के दो समूह पास या फेल, संतोषजनक या असंतोषजनक में भी विभक्त करना हो, तो ऐसी स्थिति में भी परीक्षण के कठिनाई स्तर को पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, परीक्षण का जो कठिनाई स्तर है कि हमें कितनी कठिनता के परीक्षणों को, कितनी कठिनता के प्रश्नों को या पदों को परीक्षण में शामिल करना है, तो इसके लिए हमें इन विभिन्न विधियों का प्रयोग करना होगा और इसके आधार पर हमें प्रश्नों का या पदों का कठिनता स्तर ज्ञात करके उनको परीक्षण में शामिल करना होगा। तो इस तरह से हम पद विश्लेषण की तकनीकी प्रक्रिया में पद कठिनता किसी भी प्रश्न की या किसी भी पद की अलग अलग ज्ञात करते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड तकनीकी पहलू है वो है पद वैधता या विभेद मूल्य। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझेंगे। थैंक यू।